ये कहानी सूरजपुर नाम के छोटे से गांव की है। वहां मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कविता और बेटे अमन के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन समय के साथ उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। हर साल फसल पहले से कम होने लगी, जिससे मोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोहन अपने खेत के किनारे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। दिन ब दिन मेरी जमीन की पैदावार कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। लगता है मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कुछ देर सोचने के बाद मोहन घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। एक बार कविता से भी सलाह ले लेता हूं, शायद उसके पास कोई अच्छा उपाय हो। घर पहुंचते ही मोहन ने अपनी पत्नी को आवाज दी। कविता, जरा इधर आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मोहन की आवाज सुनकर कविता बाहर आई। जी कहिए, क्या बात है? तुम जानती हो कि हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। अगर मैं उसमें ज्यादा खाद डालूंगा तो मिट्टी और खराब हो सकती है। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती बंद कर दूं। ये तो ठीक रहेगा। इससे जमीन को आराम मिलेगा और कुछ साल बाद वो फिर पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? अमन की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगा? आप एक बार राम प्रसाद काका से मिल लीजिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद आपकी मदद कर दें। तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह उनसे मिलने जाऊंगा। अगली सुबह मोहन रामप्रसाद काका के घर पहुंचा। काका, क्या आप घर पर हैं? आवाज सुनकर रामप्रसाद काका बाहर आए। अरे मोहन बेटा, आओ आओ, कैसे आना हुआ? काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ बेटा, क्या बात है? मोहन ने अपनी जमीन की पूरी समस्या उन्हें बता दी। बस इतनी सी बात? बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? काका, मेरे पास खेती के अलावा कोई और काम भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम उस पर खेती करो। लेकिन काका, इससे आपका नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा बेटा, तुम खेत की देखभाल भी करोगे और तुम्हारा घर भी चलता रहेगा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं कल से ही वहां काम शुरू कर दूंगा। यही ठीक रहेगा। मोहन ने काका का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आया। क्या हुआ? काका ने क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे अपने गांव के बाहर वाले खेत पर खेती करने की अनुमति दे दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि भविष्य में ऐसी परेशानी दोबारा ना आए। भगवान जरूर आपकी मेहनत का फल देंगे। अगली सुबह मोहन काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। कविता, खेत गांव के बाहर है। हो सकता है आज लौटने में देर हो जाए। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। कविता जल्दी से खाना बांध कर ले आई। ये आपका खाना, समय पर खा लीजिएगा। ठीक है। मोहन खाना लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो खेत पर पहुंच गया और काम शुरू कर दिया। चलो, अब पूरी मेहनत से काम करता हूं। मोहन खेत में कुदाल चला रहा था। तभी अचानक पीछे से एक जहरीला सांप आया और उसने मोहन को काट लिया। आह! कुछ ही देर में जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। मोहन को चक्कर आने लगे मुझे क्या हो रहा है? और अगले ही पल वो खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर मोहन खेत में बेहोश पड़ा था और उधर घर पर कविता उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे शाम ढल गई और रात हो गई, लेकिन मोहन घर नहीं पहुंचा। आज तो बहुत देर हो गई,
अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तभी अमन अपनी माँ के पास आया। माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि खेत दूर है, इसलिए देर हो सकती है। हाँ बेटा, कहा तो था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो। आप चिंता मत करो माँ, शायद काम ज्यादा होगा, सुबह तक आ जाएंगे। अमन की बात सुनकर कविता थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसका मन बार बार किसी अनहोनी की आशंका से भर रहा था। सुबह होने पर भी जब मोहन घर नहीं लौटा तो कविता की चिंता और बढ़ गई। अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे रामप्रसाद काका के पास जाना होगा। कविता तुरंत रामप्रसाद काका के घर पहुंची। नमस्ते काका। नमस्ते बेटी, बताओ क्या बात है। काका, मोहन कल आपके खेत पर गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे हैं। क्या अभी तक नहीं लौटे? नहीं काका। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं अभी किसी को खेत पर भेजता हूँ। रामप्रसाद काका ने अपने नौकर रघु को तुरंत खेत पर भेजा। रघु, जल्दी जाओ और देखो कि मोहन कहाँ है। जी मालिक। रघु तेजी से खेत की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो खेत पर पहुंचा, मोहन भैया, मोहन भैया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसकी नजर खेत में पड़े मोहन पर गई। अरे बाप रे! मोहन का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और वो बिल्कुल बेहोश था। लगता है इन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। मुझे तुरंत काका को खबर देनी होगी। रघु दौड़ता हुआ वापस रामप्रसाद काका के घर पहुंचा। क्या हुआ रघु, मोहन मिला? मालिक, मोहन भैया खेत में बेहोश पड़े हैं। उनका शरीर पूरा नीला हो गया है। लगता है उन्हें सांप ने काट लिया है। ये सुनते ही कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटी हिम्मत रखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। रामप्रसाद काका ने तुरंत रघु को गांव के वैद्य हरिदास जी को बुलाने भेजा। रघु, जल्दी जाओ और हरिदास वैद्य जी को लेकर आओ। जी मालिक। रामप्रसाद काका और कविता खेत पर पहुंचे। कुछ देर बाद वैद्य हरिदास जी भी वहां आ गए। जरा हटिए, मैं देखता हूं। वैद्य जी ने मोहन की नब्ज देखी और उसकी जांच करने लगे। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। क्या हुआ वैद्य जी? मोहन की हालत बहुत गंभीर है। क्या वो ठीक हो जाएंगे? मैंने उन्हें जहर काटने की औषधि दे दी है, लेकिन जहर बहुत देर तक शरीर में रहा है। इसका मतलब? वह गहरी बेहोशी में चले गए हैं। कब होश आएगा ये कहना मुश्किल है। हे भगवान। हिम्मत रखो बेटी, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। गांव वालों ने मिलकर मोहन को घर पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। रामप्रसाद काका ने कविता को समझाया। बेटी तुम चिंता मत करना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी काका। और हर महीने मैं कुछ पैसे भी भेज दूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी न हो। आपका बहुत धन्यवाद। रामप्रसाद काका के जाने के बाद अमन अपने पिता के पास बैठा था। माँ, पिताजी कब ठीक होंगे? बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर ठीक होंगे। लेकिन तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा? उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, अब मैं भी काम करूँगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन माँ, तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम पढ़ लिखकर बड़े अफसर बनो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है माँ,
मैं मेहनत करूंगा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। उस रात कविता देर तक जागती रही। वो अपने बेहोश पति को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ करना होगा। घर भी चलाना है, अमन की पढ़ाई भी करवानी है और मोहन की देखभाल भी करनी है। कविता ने उसी रात एक बड़ा फैसला कर लिया। वो खुद मेहनत करेगी और अपने परिवार को संभालेगी। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही कविता उठ गई। उसने घर का काम किया, मोहन को दवा दी और फिर रामप्रसाद काका के घर की ओर चल पड़ी। नमस्ते काका। नमस्ते बेटी, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? काका, मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। बोलो बेटी। जो खेत आपने मोहन को काम करने के लिए दिया था, मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। तुम? जी काका, अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे मेहनत करके घर चलाना होगा। लेकिन बेटी, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। आपने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। अब मैं अपने बल पर घर चलाना चाहती हूँ। रामप्रसाद काका कुछ देर सोचने लगे। बेटी, गांव के बाहर वाला खेत बहुत दूर है। वहां जाने से तुम्हें परेशानी होगी। कोई बात नहीं काका। नहीं, मेरे पास गांव के अंदर भी एक छोटा खेत है। तुम उसी पर काम कर लो। सच काका? हाँ बेटी, वहां से तुम घर का भी ध्यान रख सकोगी। बहुत बहुत धन्यवाद काका। भगवान तुम्हें हिम्मत दे। उस दिन से कविता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह वो खेत में काम करती, दोपहर में घर लौटकर मोहन को दवा देती, फिर गांव के लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करने चली जाती। शाम को वापस आकर खाना बनाती और अमन की पढ़ाई का ध्यान रखती। दिन भर की मेहनत से उसका शरीर थक जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन खेत में काम करते समय गांव की कुछ महिलाएं उसके पास आईं। कविता, तुम सुबह से शाम तक काम करती रहती हो, थक नहीं जाती? थकान तो होती है बहन, लेकिन परिवार के लिए सब करना पड़ता है। तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाली हो। हिम्मत नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। शाम को जब कविता घर लौटती तो सबसे पहले अमन की पढ़ाई देखती। अमन बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है माँ। तुम्हें अपने पिताजी का सपना याद है ना? हाँ माँ, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। बस इसी तरह मेहनत करते रहो। और आप भी अपना ध्यान रखा करो माँ। मेरी चिंता मत करो। कुछ महीनों बाद खेत की फसल तैयार हो गई। कविता ने पूरे मन से मेहनत की थी। जब फसल कटी तो उम्मीद से कहीं ज्यादा अनाज निकला। भगवान का लाख लाख शुक्र है। फसल बेचने के बाद उसे अच्छे पैसे मिले। उन पैसों से उसने घर का खर्च चलाया और अमन की स्कूल फीस भी जमा कर दी। इधर हरिदास वैद्य जी की दवाइयों और कविता की सेवा का असर धीरे धीरे दिखने लगा। एक दिन वैद्य जी मोहन को देखने आए। बेटी, अब पहले से सुधार दिखाई दे रहा है। सच वैद्य जी? हाँ, अगर इसी तरह देखभाल होती रही तो जल्द ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भगवान आपका भला करे। एक दिन लगातार काम करने की वजह से कविता की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। फिर भी वो खेत जाने की तैयारी करने लगी। माँ, आप बीमार हो, आज मत जाओ। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो काम रुक जाएगा बेटा। लेकिन आपकी तबीयत। मेरे आराम करने से घर नहीं चलेगा। इतना कहकर वो फिर काम पर निकल गई। अमन अपनी माँ को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें भर आईं।
मैं एक दिन माँ की सारी मेहनत का फल जरूर दूंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में कविता की चर्चा होने लगी। हर कोई उसके साहस और मेहनत की तारीफ करता। एक दिन राम प्रसाद काका गांव की चौपाल में बैठे थे। काका, कविता जैसी औरत बहुत कम देखने को मिलती है। सच कहा, उसने हार नहीं मानी। उसका हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान उसकी मेहनत जरूर सफल करेगा। एक रात कविता हमेशा की तरह मोहन को दवा पिलाकर उसके पास बैठी थी। अचानक उसे लगा कि मोहन की उंगलियां हल्की सी हिली हैं। मोहन, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कई महीनों बाद पहली बार ऐसा हुआ था। हे भगवान, क्या अब सब ठीक होने वाला है? उस रात कविता की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार मोहन के पास बैठी रही। उसे बार बार लग रहा था कि मोहन की उंगलियां हिल रही हैं। सुबह होते ही वो हरिदास वैद्य जी को बुलाने चली गई। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मुझे लगता है मोहन की हालत में सुधार हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। चलो अभी देखते हैं। वैद्य जी ने घर पहुंचकर मोहन की जांच की। कुछ देर बाद अचानक मोहन की पलकों में हलचल हुई। मोहन, मोहन! धीरे धीरे मोहन ने अपनी आंखें खोल दी। कविता, मोहन, तुम्हें होश आ गया। कविता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैं कहाँ हूँ? तुम घर पर हो। भगवान ने हमारी सुन ली। अब चिंता की बात नहीं है। मोहन खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें अभी आराम की जरूरत है। धन्यवाद वैद्य जी। कुछ दिनों बाद जब मोहन की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने कविता से सब कुछ पूछा। मेरे बेहोश रहने के दौरान घर कैसे चला? भगवान की कृपा और गांव वालों की मदद से। सच बताओ कविता। कविता ने उसे पूरी बात बता दी। कैसे खेतों में काम किया, लोगों के घरों में मजदूरी की और साथ ही उसकी देखभाल भी करती रही। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। तुमने इतना सब कुछ अकेले किया? परिवार के लिए जो जरूरी था वही किया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। पति पत्नी के रिश्ते में एहसान नहीं होता मोहन। उसी समय अमन भी वहां आ गया। पिताजी, अब आप जल्दी ठीक हो जाइए। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। शाबाश बेटा। मैं एक दिन बड़ा अफसर बनकर आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समय बीतता गया। मोहन धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब वो फिर से खेतों में काम करने लगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। कविता हर कदम पर उसका साथ देती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत करने लगे। उनकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी। कई साल गुजर गए। अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वो परीक्षा पास कर गया, जिसका सपना उसके माता पिता वर्षों से देख रहे थे। उस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अमन अपने माता पिता के सामने खड़ा था। उसके हाथ में नियुक्ति पत्र था। माँ, पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। क्या मतलब बेटा? मेरा चयन बड़े सरकारी अधिकारी के पद पर हो गया है। ये सुनते ही कविता और मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। नहीं पिताजी, ये सपना माँ की मेहनत से पूरा हुआ है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे।
राम प्रसाद काका भी मंच पर बैठे थे। आज हम उस महिला का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने हमें सिखाया कि हिम्मत और त्याग क्या होता है। सभी लोगों की नजर कविता पर थी। जब उसके पति जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे, तब इसने हार नहीं मानी। सही कहा, सही कहा। आज अमन जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके पीछे उसकी माँ का त्याग है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अमन मंच से नीचे उतरा और अपनी माँ के चरणों में झुक गया। माँ, मैं आज जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर आपने हार मान ली होती तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। बेटा सही कह रहा है, इस घर को संभालने वाली तुम्हारी माँ ही है। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में कविता की कहानी एक मिसाल बन गई। जब भी कोई मुश्किल समय आता, लोग उसके संघर्ष और हिम्मत को याद करते, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि एक माँ का त्याग, उसका साहस और उसका प्यार किसी भी कठिनाई से बड़ा होता है। जो इंसान मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता, सफलता एक दिन जरूर उसके कदम चूमती है। सीख: कठिन समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परिवार के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा और मेहनत जीवन बदल सकती है। माँ का प्रेम और समर्पण दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।